इस अवसर पर पधारे माननीय अतिथि वाराणसी के प्रबुद्ध जनों का हम उत्साह अभिनंदन और हृदय से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। अब काशी के वैदिक पंडितों द्वारा मुख्य अतिथि के स्वागतार्थ स्वस्ति वाचन और उनके लोक कल्याण के लिए नमः। हट जाइए, आपसे कृपया रास्ता छोड़ दें।
हम माल्यार्पण के लिए श्री महेंद्र पांडे जी इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि जी को माल्यार्पण करें। आइए चल आइए। हाँ, महेंद्र पांडे जी, विमल तिवारी जी, प्रदीप मिश्रा जी, अजीत मिश्रा जी, पप्पू पांडे जी, बाधा पांडे जी, शिवम मिश्रा जी, आनंद उपाध्याय जी, अमरनाथ चौबे जी और बीके दुबे जी। आप लोग माला लेकर के खड़ा रहेंगे तुरंत। हाँ, अब मोमेंटो जो माननीय मुख्य अतिथि जी को भेंट करेंगे। महेंद्र पांडे जी भगवान शिव जी का प्रतीक त्रिशूल भेंट करेंगे। श्री बोधराम जी पूर्व एमएलसी बुद्ध प्रतिमा, श्री विष्णु दयाल सेठ जी स्वर्णकार समाज की ओर से चांदी का मुकुट भेंट करेंगे। लालू झा जी जिला उपाध्यक्ष मोमेंटो विश्वनाथ जी का देंगे। छोटू तिवारी जी परशुराम भगवान परशुराम की मूर्ति देंगे। अनिल कुमार मिश्रा जी मोमेंटो अधिवक्ता समाज की ओर से सुरेंद्र कुमार जी, सुनील कुमार शुक्ला जी और कृतेश चतुर्वेदी जी अंगवस्त्र और मोमेंटो देंगे। महंत अवधेश जी, मनोज कुमार राव, सतीश त्यागी एडवोकेट, मनोज राम जी, अनिल पांडे जी, विजय पांडे राष्ट्रीय विद्वान सभा, मनोज राम जी, विजय पांडे जी एवं अनिल पांडे जी दिव्यांग समाज की ओर से मोमेंटो भेंट करेंगे। हो गया ये। नीरज पांडे जी भी भेंट करेंगे मोमेंटो और राम से शिवपुर सराफा व्यापार मंडल की तरफ से कोषाध्यक्ष रोहित सेठ जी मोमेंटो भेंट करेंगे। हाँ, और साथ ही कार्यक्रम करने के बाद आप मंच खाली करें। अब मैं बाम से वाराणसी द्वारा राम खेलावन जी जिला संरक्षक, कुंवर जीत इलाहाबादी जिला संयोजक, अशोक कुमार राव संयोजक पिडरा, सत्यनारायण जी संयोजक अजगरा, घनश्याम प्रजापति जी शिवपुर, इंजीनियर धारा सिंह जी संयोजक रोहनिया, प्रमोद कुमार जी शहर उत्तरी, गुलाब चंद जी शहर दक्षिणी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी कैन एवं राम हरक चौधरी जी सेवापुरी मोमेंटो भेंट करेंगे। माम से की तरफ क्या करेंगे। और श्री सत्य प्रकाश उपाध्याय जी भी 381 विधानसभा। चलिए जाइए। हाँ, अब मैं इस कार्यक्रम के संयोजक श्री महेंद्र पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द स्वागत भाषण। हाँ, अब मैं
इस कार्यक्रम के संयोजक श्री महेंद्र पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और 2 शब्द इस विचार संगोष्ठी के बारे में, विचार गोष्ठी के बारे में अपने उद्गार व्यक्त करें। श्री महेंद्र पांडे जी। पांडे जी आइए। धन्यवाद। आज हम लोगों के बीच बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद, ब्राह्मण शिरोमणि, हम लोगों के गार्जियन माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का इस काशी की धरती पर आप सभी लोगों के तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। इसी के साथ साथ उनके साथ आए पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय नकुल दुबे जी, माननीय अरुण दुबे जी, माननीय राम शिरोमणि शुक्ला जी पूर्व विधायक तथा मंच पर आसीन सभी प्रबुद्ध जो लोगों का स्वागत करता हूं। उसी के साथ साथ मीडिया बंधु यहाँ काफी देर से शोभा से लगे हुए हैं, इनका भी स्वागत करते हैं। ब्राह्मण समाज की तरफ से जो स्वस्ति वचन बोले हैं, इन ब्राह्मणों का तथा पूरे जनपद के जितने ब्राह्मण समाज के लोग आए हैं यहाँ उपस्थित हैं, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों का सबको काशी की तरफ से, आप सब की तरफ से, अपने तरफ से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसी के साथ साथ हमारे पार्टी संगठन के मुख्य सेक्टर इंचार्ज डॉक्टर विजय प्रताप, जिला अध्यक्ष तथा अन्य सभी कार्यकर्ता, सभी विधानसभा अध्यक्ष या जो लोगों ने जो है अथक प्रयास करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, इनका सभी का को धन्यवाद करते हैं अथवा सभी का स्वागत करते हैं। अब हमारे मुख्य वक्ता बड़े भाई साहब इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। ज्यादा समय न लेते हुए हमारे बगल में बैठे पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय नकुल दुबे जी से आग्रह करेंगे कि वो हमें दो शब्द कहें आपसे। धन्यवाद। आज के बदलते परिवेश में आज के विशिष्ट अतिथि श्री नकुल दुबे जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो पूर्वांचल के बारे में सब कुछ जानते हैं, उनको पूरी जानकारी है पूर्वांचल के बारे में। सहजता और सरलता 2 ऐसे मानवीय गुण हैं जिनको आत्मसात करने से मनुष्य की एक अलग स्वरूप बन जाता है, उसके वो प्रतीक हैं। ऐसे व्यक्तित्व को हम अपने बीच पा करके हर्षित हैं, उत्फुल्लित हैं, प्रमुदित हैं। हम आदरणीय श्री नकुल दुबे जी से अनुरोध करेंगे कि वो मंच पर आवे और 2 शब्द उद्बोधन करें इन कार्यकर्ताओं का, इस समाज का, इस विचार गोष्ठी में उनका हार्दिक स्वागत है। श्री नकुल दुबे जी। बस घड़ी देख करके 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। शुरू करें। बोलिए बाबा विश्वनाथ की ना, सब लोग है ना पंडित लोग, फिर से बोलिए बाबा विश्वनाथ की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। का संध्या की आवाज सवेरे कर है बाबा जी के मंदिर में, कलेजा फाट गया भाई। जितना हमार पसंद का वास्तविकता रही, जेकरे बल पर हम पूरे विश्व में मशहूर रहे, जेकरे बल पर हम लोग पूरे हिंदुस्तान में मशहूर रहे, 4-5 साल से आएंगे पूरे बनारस के ऐसी तैसी कह दिए हैं। हम सबकी जिम्मेदारी बनता, बड़ा जिम्मेदारी बाकी नहीं बा। अगर जिम्मेदारी बा तो आज तक तय करके निकल चाचा कि जब तक 2022 में के उत्तर प्रदेश से बाहर न भेजे तो वहां से तो पंडित जी लोग बैठे काम न करेंगे। बात सबको लगी क्या तमाशा बताया भाई। अरे हमारे पदर में खून कहा गया, पानी हो गया कहा, सब मंदिर में तोड़े डाले थे और वहां पर चुप्पे बैठ के देखा था। अब यहाँ पर घर है जा विद्यालय, नेत्रहीन के विद्यालय बा, लेकिन दोस्तन निश्चित रूप से हम ऊपर कहो गलती है। पंडित जी लोग समझ जा चुन चुन मारत है। विकास दुबे है कि तो बाद ही हम मान लो अपराधी रहा, लेकिन चाहे तिवारी जी के नहीं लग जा मिर्जापुर वालन के,
सबके खिलाफ कार्रवाई होता और जो उनका रिश्तेदार नातेदार हैं, जिनके बड़े बड़े सोहरावत हैं, जिनके जेल में जाके कहीं हम मूर्ति का उद्घाटन कराए आए हैं, अनावरण कराए आए हैं और बैरक में जाके घंटा घंटा भर बतियात है। ए पंडित जी लोग, ए बनारस के भाइयों, अब ज्यादा बर्दाश्त मत कर जा, ढेर बर्दाश्त कर चलता जाता आदि हो जा बजा, बर्दाश्त मत कर जा। और हम कहा ही आए हैं कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय बोली ही सब जने एकदम शांत हो के, नारा जरूरत नहीं बाटे, सुन के देखा यार हल्ला मचावे हम बच्चे नहीं आए हैं, हम बच्चे संकल्प देवा में आए हैं। और भाई सावन के आज चला था महीना, आज मंगल हुए, बजरंग बली का कसम लेके जाए कि हम बच्चे जब तक अंदर के उत्तर प्रदेश से बाहर न ले ले, एक ब्राह्मण समाज चैन से बैठे का ना काम करे, इस संकल्प आपने ले जाए। अब आपके बीच में मुख्य अतिथि महोदय के बहुत सगुण विचार करी, बहुत गर्भित विचार आप लोग सामने रखे, सुन के जाया जा, लेके जाया जा और वैसे अलमारी में रखत मत जाया। आज से सब जने सौगंध लेके जब तक हम बचे 100-150 दिन के बाद और ढेर दिन के बाद नहीं बात कि जब तक हम बनारस की काशी की माटी से इनको पूरे उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं कर लेंगे, हम लोग चैन से बैठने का काम नहीं करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं मेरे सम्मान के साथ परम आदरणीय सतीश मिश्रा जी को, कृपया माइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद दें। हम लोग आह्लादित है, हम लोग कुछ को कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। माननीय सतीश मिश्रा जी। धन्यवाद। देंगे माननीय मुख्यमंत्री अतिथि जी, आपका 1 मिनट समय देंगे। महान कवि और साहित्यकार नाटककार विलियम शेक्सपियर ने अपने नाटक के पात्र के माध्यम से कहा है कि कुछ लोग जन्म से महान होते हैं, कुछ लोग जन्म से महान होते हैं, कुछ लोगों को और महानता लाद दी जाती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कार्यों से महान होते हैं। तो आज के ये मुख्य अतिथि हमारे परम आदरणीय श्री सतीश चंद्र मिश्र जी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने कार्यों से महान। जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें ऐसे व्यक्तित्व का। आज के मुख्य अतिथि श्री मिश्र जी वाणी और कर्म के समिष्ट वाराणसी विकास प्राधिकरण के यशस्वी, मनस्वी एवं तेजस्वी, अनुशासन प्रेमी ऐसे शख्सियत हैं जो अपने कार्यों से महान हैं और त्याग, निष्ठा, लगन और समर्पण के बल पर एक अटूट टाप छोड़ गए हैं जो अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का विषय है। कठिन परिस्थिति में भी आप अटूट धैर्य और लगन से कार्य करते हुए विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लेना आपके दृढ़ निश्चयी स्वभाव का। अंत में मैं यही कहूंगा, परहित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ बचुनाई। ऐसे व्यक्तित्व से मेरा अनुरोध है कि 2 शब्द व्यक्त करें। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, श्री नकुल दुबे जी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश, श्री अरुण द्विवेदी जी, श्री महेंद्र पांडे जी कार्यक्रम आयोजन जिन्होंने किया है, श्री मंजुल पांडे जी संचालक, श्री विनोद कुमार दुबे जी चेयरमैन पंचायत उद्योग, डॉक्टर विजय प्रताप जी मुख्य सेक्टर प्रभारी, श्री राम श्रोमी शुक्ला जी पूर्व विधायक, श्री पप्पू कुमार पांडे जी, श्री प्रदीप मिश्र जी, प्रशांत पांडे जी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, श्री रामचंद्र गौतम जी, अमरजीत जी, शिव बोध राम जी पूर्व MLC, नवीन भारत जिलाध्यक्ष बासपा वाराणसी, महंत अवधेश जी, डॉक्टर विनोद जी, अमरनाथ चौबे जी, अजीत मिश्र जी, शिवम मिश्र जी, छोटू तिवारी जी, अजय पांडे जी, सत्य प्रकाश पांडे जी, बबलू ओझा जी, विनय मिश्र, विजय पांडे अध्यक्ष विकलांग पार्टी और इनके अलावा बहुत सारे जो और लोग हैं जो यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और जो ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ बढ़ चढ़ करके आए हैं और साथ में मीडिया के लोगों, भाइयों और बहनों, आज हम लोगों का ये 30वां दिन है। 29 जिले हम लोग जो हैं कल पूरे करके आए थे, आज ये 30वां जिला है। हमने अपना कार्यक्रम ब्राह्मण समाज के बीच में जाने का, सर्व समाज के बीच में जाने का और प्रबुद्ध समाज के बीच में जाने का 23 जुलाई से शुरू किया था। 23 जुलाई को हम अयोध्या गए थे। अयोध्या में जाके वहां पर हमने रामलला के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद फिर हमने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए।
फिर सरयू नदी में जाकर के वहां पर जलाभिषेक किया, दूध का अभिषेक किया, और उसके बाद आशीर्वाद लेकर के हमने ये कार्यक्रम शुरू किया और संकल्प लिया कि हम पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम ये कार्यक्रम बंद नहीं करेंगे। और ये भी संकल्प लिया था कि हम अयोध्या से शुरू कर रहे हैं, अयोध्या के आसपास के जब जिले सब पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम मथुरा वृंदावन जाएंगे, वहां पर जाके भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके और मथुरा नगरी में वृंदावन में जाकर के गोवर्धन की परिक्रमा करके और उसके बाद वहां पर अपनी सभा करेंगे, और उसके बाद फिर उस पूरे क्षेत्र का जो पश्चिम का क्षेत्र है उसके सारे जिलों में जाने का काम करेंगे। और उसके बाद जब सारे जिले वो पूरे हो जाएंगे तब हम तीसरा जो कार्यक्रम शुरू करेंगे, तीसरा चरण शुरू करेंगे, वो हम काशी विश्वनाथ जी में आकर के दर्शन करके भगवान शंकर जी के दर्शन करके, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके, और उसके बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करके हम इधर के क्षेत्रों में जाएंगे। आज हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ, सुबह हम कल रात में आए लेकिन आज सुबह ही हमने जाके दर्शन किए, और दर्शन करने के उपरांत हम वहां पर जितने भी मंदिर थे उनके दर्शन करने के लिए गए, और उसके बाद वहां से निकल करके भैरव जी के दर्शन करने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद, मां दुर्गा का दर्शन करने के बाद आपके बीच में आए। और इसके बाद चूंकि हनुमानगढ़ी भगवान हनुमान जी के दर्शन अभी इसके बाद उपरांत होने हैं, मंदिर बंद था तो वहां पर जाने का कार्य करेंगे। वहां के दर्शन करने के बाद कल हम लोग यहां से मिर्जापुर जाएंगे, और मिर्जापुर में जाकर के पहले विंध्याचल में विंध्यवासिनी जी के दर्शन करेंगे, और उनका आशीर्वाद लेने के बाद फिर आगे के कार्यक्रम करेंगे। अपनी मिर्जापुर की कल की बैठक करेंगे और उसके बाद सोनभद्र जाएंगे और फिर आगे बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन भाइयों, जिस तरह का दुख, जिस तरह का अफसोस हमको जब अयोध्या गए थे और अयोध्या में दर्शन किए थे भगवान श्री राम लला के, और अयोध्या पूरा भ्रमण किया था, जिस तरह का दुख उस दिन हुआ था उससे ज्यादा दुख आज हुआ। अयोध्या में जब हम गए थे तो हमको तो लगा था कि सोने की नगरी बन गई है, और वहां पर जिस तरीके से सरकार कहती है कि हमने तो 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं रामलला के मंदिर के लिए, उन्होंने सन 93 से लेकर अभी तक पैसा इकट्ठा करने का काम किया, और एक दो नहीं लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा किए कि हम रामलला का मंदिर बनाएंगे। और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में भी रही, केंद्र में भी रही, पर इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने ना कोई कानून पारित किया, जिस तरीके से कानून पारित कर लेते, चाहे किसानों के लिए हो चाहे किसी और के लिए हो, लेकिन भगवान श्री राम लला के लिए नहीं किया था। और उसके बाद इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, जमीन मिल गई, तो उसके बाद 1.5 साल हो गए। 1 साल पहले 5 अगस्त को जाकर के और एक बड़ा भारी भव्य कार्यक्रम करते हुए, दिखाते हुए कि हम तो अयोध्या में भूमि पूजन करने जा रहे हैं, और भूमि पूजन करने के नाम से वहां पर गए। वहां भूमि पूजन तो नहीं हुआ, लोग समझे कि भूमि पूजन हो गया है और अब तो अयोध्या का मंदिर बन रहा होगा, अब तो खत्म होने वाला होगा, क्योंकि 1.5 साल का वक्त बहुत ज्यादा होता है। 1.5 साल में तो आप बड़ी बड़ी इमारतें बना सकते हैं, और बनाते भी हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हम लोगों ने बनाने का भी काम किया और बना करके दिखाने का भी काम किया। लेकिन इन्होंने, जब हम अयोध्या गए तो देखा, इन्होंने हमें रोकने की कोशिश की, इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए, हमारे ऊपर प्रश्नों की झड़ी लगा दी कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ये अयोध्या क्यों आए हैं, इनका अयोध्या से क्या लेना देना। मेरी समझ में नहीं आया। पहले तो हम समझ नहीं पाए कि हमको क्यों रोका जा रहा है, क्यों नहीं चाहते थे कि हम वहां आए। वो तो बाद में समझ में आया जब हमने पूरा अयोध्या का भ्रमण किया, मंदिर परिसर को देखा, दर्शन किए, कि क्यों रोकना चाहते थे। ये हमको रोक रहे थे। हम तो अयोध्या कितनी बार गए हैं, कोई पहली बार थोड़ी ना अयोध्या गए। लेकिन जब निर्णय हो गया सर्वोच्च न्यायालय का
और 1.5 साल का समय बीत गया, तब उसके बाद हम जरूर पहली बार गए थे देखने के लिए कि मंदिर का क्या स्वरूप है। पर वहां जाकर के पता लगा कि वहां तो मंदिर के नाम पे कुछ है ही नहीं। मंदिर तो छोड़िए, वहां तो अभी जमीन में भी कार्य शुरू नहीं हुआ। अभी तो पिछले साल 5 अगस्त को सिर्फ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करके और वहां पर भूमि पूजन के नाम पे 5 ईंटों का पूजन हुआ था। 5 ईंट रख करके उनका पूजन हुआ था। न न्यू पूजन हुआ, न भूमि पूजन हुआ, बल्कि ईंटों का पूजन हुआ। और वो ईंट भी उठा करके कहां ले गए ये किसी को पता नहीं। किस बक्से में बंद कर दिए या कहीं फेंक दिए या नदी में डाल दिए, सरयू नदी में, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन एक ईंट पूजन का कार्यक्रम हुआ। पूरे देश के जो पंडित लोग हैं और जो विचारने का काम करते हैं, पोथी पत्रा देख करके सबने सलाह दी थी कि 5 अगस्त का दिन उस पिछले साल का शुभ नहीं है, इस कार्यक्रम के लिए शुभ नहीं है। उस समय तो देवता सो चुके होते हैं, या तो उसके पहले कर लेते और या 2 महीने बाद 3 महीने बाद करते, लेकिन नहीं, वहां तो तारीख तय होती है कि क्या किसको कार्यक्रम करना है, उसके हिसाब से तय होती है। मुहूर्त नहीं देखा जाता है। और मुहूर्त तो तब देखते अगर पीछे इच्छा होती कि मंदिर बने और भव्य मंदिर बने। ईंट पूजन करने के बाद पूरे प्रदेश में और देश में लोगों को फिर से अपनी पार्टी के लोगों को भेज दिया इन्होंने और कहा कि झोला लेकर के जाओ और सबसे पैसा मांगो। झोले में पैसा लेकर के आओ। लाखों की संख्या में नहीं, 10,000 करोड़ करीब इन्होंने 1 साल में इकट्ठा कर लिए मंदिर के नाम पे। पर वो जो पहले लाखों करोड़ इकट्ठा किया था और ये 10,000 करोड़ रुपया गया कहां, किस जगह गया? वहां तो अभी कार्य भी शुरू नहीं हुआ है और कब शुरू होगा किसी को पता नहीं। इस 5 अगस्त को जब 1 साल हो गया तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर गए। 5 अगस्त को बड़ा भारी कार्यक्रम होने लगा और क्या कार्यक्रम हुआ, लगा कि इससे कि मंदिर के अब अनावरण हुआ, लेकिन मंदिर का अनावरण तो नहीं, वहां पर एक मंदिर का स्वरूप जो बना के रखा था, एक छोटा सा लकड़ी का मंदिर बना करके कहा कि ये मंदिर का स्वरूप है, इसी के दर्शन करके और 1 साल अपना 1 साल का बरसी मनाने का काम कर रहे हैं। लोगों को, इस प्रदेश के और देश के लोगों को इन्होंने समझ लिया है कि ये लोग नासमझ हैं। इनको तो जो हम समझाएंगे ये वही समझेंगे। और ये ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम लोगों ने नासमझी का काम भी किया है। इनके समझाने पे बाद हम लोग आते भी हैं। ये धर्म के नाम पे आकर के आपको लूटने का काम करते हैं, धर्म के नाम पे आकर आपसे वोट मांगने का काम करते हैं और धर्म के नाम से आपने नोट भी लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? ये कुछ नहीं करते हैं, आपको चोट पहुंचाने का काम करते हैं और चोट ही नहीं पहुंचाते हैं, उस रुपए का दुरुपयोग करते हैं जो ये आपसे इकट्ठा करते हैं। पूछिए इनसे, हम हिसाब मांग रहे हैं, उनको नहीं दे रहे हैं। आप लोग तो ब्राह्मण समाज के लोग यहां बढ़ चढ़ करके आए हुए हैं और ब्राह्मण समाज के लोग तो बुद्धिजीवी होते हैं। क्यों नहीं इनसे प्रश्न करते हैं? क्यों घबराते हैं आप पूछने में इनसे? क्यों डरते हैं? ठीक है, इनके पास बुलडोजर हैं, इनके पास बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ये उसको आपके ऊपर धमकाने का काम कर देंगे, डराने का काम कर देंगे, लेकिन कब तक डरेंगे? अब तो समय आ गया उठ के खड़े होने का। अब अगर नहीं उठ के खड़े होंगे तो आप लोग भगवान श्री परशुराम के वंशज कहलाने लायक नहीं रहेंगे और न कहलाएंगे। भगवान श्री परशुराम के वंशज हैं तो डरना बंद करिए, धमकी में आना बंद करिए और इनका असली चेहरा, इनका मुखौटा उतार करके इनको दिखाने का काम करिए कि आपने धर्म के नाम में बहुत लूट लिया, हमको बहुत धोखा दे दिया, हमको बहुत समझा लिया। जिस तरीके से आपने औरों को धोखा दिया है, झूठ का छलावा तो इनको देना इतना आसान, इतनी अच्छा आता है कि किसी को नहीं आता है। आज उतना ही अफसोस हमको जितना अयोध्या में जाकर के हुआ था, उससे ज्यादा अफसोस आज हमको यहां वाराणसी में आकर के हुआ है। और काशी विश्वनाथ जी के जब हमने मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद जो वहां का रूप स्वरूप आसपास का देखा तो बहुत परेशानी हुई। परेशानी इस बात की हुई कि काशी विश्वनाथ
के प्राचीन मंदिर के अंदर चारों कोनों में एक शिव पंचायत मंदिर था। मैंने एक बार नहीं, हम तो यहां सैकड़ों बार आए हैं दर्शन करने, बचपन से आ रहे हैं। आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, आप लोगों को भी मालूम है कि पंचायत में क्या था, जिसमें कि पार्वती मंदिर था, अन्नपूर्णा मंदिर था, सत्यनारायण मंदिर था, अभिक्तेश्वर मंदिर था, उसके बगल में वट वृक्ष और बाबा की कचहरी, 56 काशी खंडोक्त या पौराणिक विनायकों में से 8 विनायक मंदिर जो कि पहले थे, उन मंदिरों में से 8 विनायक मंदिर, भारत माता मंदिर, पौराणिक सप्त सरस्वती मंदिर, इन सबको तोड़ दिया गया। और आप लोग देखते रहे, काशी के ब्राह्मण चुप रहे, काशी के पंडित, जहां पर कि ऐसा जिला है ये, जहां की पंडित मदन मोहन मालवीय जी जहां पर रहे, उन्होंने काशी विश्वविद्यालय बनाया, ब्राह्मणों का नाम पूरे विश्व में उन्होंने बढ़ाने का काम किया, सर्वजन को किस तरह से ब्राह्मण जनों को सेवा करनी चाहिए वो करने का कार्य सिखाया। और यहां के ब्राह्मण चुप हैं, आवाज तक नहीं उठाते हैं, ये भी नहीं कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, वहां पर एक जो पेड़ था वो 1-2 वर्ष पुराना पेड़ नहीं था, वहां पर एक जो बरगद का पेड़ था वो सैकड़ों हजारों से वर्ष पुराना बरगद का पेड़ था, उस बरगद के पेड़ को ही उखाड़ के फेंक दिया गया। बरगद का पेड़ जो यहाँ साधु संत बैठे हुए हैं और पंडित पुजारी लोग बैठे हुए हैं, जो आए हैं यहाँ पर और जो सुन भी रहे हैं हमारी बात को, जहां भी है वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि बरगद का पेड़ ऐसा है, पीपल के पेड़ में तो विष्णु का वास होता है, लेकिन बरगद के पेड़ में तो विष्णु भी रहते हैं और शंकर जी भी रहते हैं और ब्रह्मा जी भी होते हैं, तीनों लोग रहते हैं। और ऐसा पेड़ जिसमें जड़ में ब्रह्मा जी और बीच में जो उसका हिस्सा होता है उसमें स्वयं विष्णु भगवान और ऊपर महादेव शंकर जी रहते हैं और वो उनका वास कहा जाता होता है वहां। उस पेड़ को उखाड़ के जड़ से फेंक दिया गया, किस नाम से, किस बात के लिए? खाली इसलिए कि मंदिर का स्वरूप बदलना है, मंदिर को खत्म कर देना है, मंदिर की आस्था जो यहाँ हजारों वर्षों से चली आ रही है उसको समाप्त कर देना है। अंतिम समय में सैकड़ों लोग अपने, जब अंतिम समय आने वाला होता है उसके पहले ही आकर के यहाँ पर बनारस की गलियों में, छोटे छोटे मकानों में, कमरों में अपना अंतिम समय सालों साल बिता करके और यहीं से निर्माण करने का काम करते हैं। उसका स्वरूप ही बदलने का काम कर दिया गया। शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ करने वाले श्री मंडन मिश्र की प्रतिमा को तोड़ दिया गया, जो कि बाद में शंगबेरी के प्रथम शंकराचार्य हुए, जिनका नाम स्वामी सूर्यस्वरानंद सरस्वती हुआ। इसके साथ ही भारत और नेपाल के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आधारित पशुपतिनाथ मंदिर का रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है, जो कि भारत और नेपाल के मैत्रीपूर्ण संबंधों की मित्रता की निशानी है। नेपाल टेंपल पर नहीं जाने दिया जाता है, अब वहां नहीं जा सकते। इसके बगल में एक धर्मशाला जो सन 1843 से बनी हुई थी, उसको भी तोड़ना चाहते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर की चौहद्दी पर सभी मंदिर तोड़ दिए गए, वहां कुछ नहीं बचा। सैकड़ों मंदिर सहित काशी खंडोक 167 देवालय जो कि पौराणिक थे, कॉरिडोर के कारण उसके नाम पर तोड़ दिए गए। काशी की पंचकोशी यात्राओं के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया। उसके अवरुद्ध करने के कारण करीब 16 तरीकों की यात्राएं बाधित हो गई, जैसे 56 विनायक यात्रा, पंचमोद विनायक यात्रा, एकादश रुद्र यात्रा, अंतर्ग्रही यात्रा, शिव अंग यात्रा सहित 15 यात्राएं खंडित हो गई। कॉरिडोर बनाने के नाम पर कॉरिडोर का मलबा अर्थात मंदिरों के अवशेष गंगा जी में डालकर और उसको गंगा जी को भी पाटने का काम किया जा रहा है। और उसको सिर्फ इसलिए कि वहां से तोड़ते हुए, सारे मंदिरों को तोड़ते हुए जितने छोटे छोटे मंदिर रास्ते में मिले उनको तोड़ने का काम किया। सैकड़ों की संख्या में शिवलिंग
जिनकी की पूजा वर्षों वर्ष से होती चली आ रही थी, सैकड़ों वर्षों से होती आ रही थी, उनको लेकर के या तो गंगा नदी में डाल दिया, और जब हल्ला हुआ कि ये कहां फेंक रहे हैं तो उठा करके अभी भी थाने में जो लंका थाना है उसके अंदर ढेरों में करके बंद करके डाल रखा बोरों में। इस तरह से अनादर शिव जी का, शिव जी के शिवलिंग जिनमें पूजा अर्चना होती रही हो उनका अनादर। और अफसोस ये कि हमारे लोग, हमारे यहाँ के वासी जो बनारस के वाराणसी के वासी हैं, वो ये सब देखते हुए शांत तो चुप बैठे हुए। उनको ये नहीं लगा कि इसका हमको विरोध करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, क्योंकि यहां प्रधानमंत्री तो स्वयं आके नहीं बैठते, उनके जो यहां पर लोग बैठे हुए हैं, जो मुख्यमंत्री के साथ के लोग आते हैं यहां पर, उनको आपको उनसे बातचीत करने में क्या घबराहट है? क्यों नहीं आप उनसे कहते हैं, उनका सामना करते हैं इन सब चीजों से कि ये क्या अन्याय आप कर रहे हैं भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी के ऊपर? क्यों आप इतना नाराज हो गए हैं मां गंगा से? गंगा जी चंद्रमा के आकार में, महाशिव के सिर पे चंद्रमा के आकार में रहती हैं, और वही रूप यहां बनारस का। बनारस में, बनारस एक ऐसी जगह है जहां की शिव जी और काशी विश्वनाथ जी का जहां मंदिर है, काशी जहां स्वयं शिव जी वास करते हैं, वहां पर गंगा मां जो है इसीलिए एक चंद्राकार में उनके सर के ऊपर से बहती है। लेकिन क्या हो रहा है, आपने देखा कि वहां पर ये जो चंद्र आकार अभी से नहीं, हजारों वर्ष से गंगा इस तरह से यहां पर बहती आ रही है, वहां पर उसको चंद्रकार को ही बाधित करने का काम कर दिया गया, और वहां पर पाटी जा रही गंगा। वहां पर ये मलबा निकाल निकाल के मंदिरों का और मकानों का तोड़ करके उसमें डाला इसलिए जा रहा है कि वहां पर कॉरिडोर के बाद गंगा को रोक दिया जाए और गंगा घूम करके आगे बढ़ने का काम करे, और चंद्रकार जो है उस तरह से न जा सके। और इसलिए क्यों? क्योंकि वहां से जो हमारे वीवीआईपी लोग हैं वो कहते हैं कि हम उस रास्ते से मंदिर में आने का काम करेंगे। इसलिए हम हमारी जो बोट है, हमारा जो पनडुब्बी, हमारी बोट आएगी वो वहां पर रुका करेगी, और रुकने के बाद हम उससे उतरेंगे और गंगा जी का स्वरूप बदल जाए, लेकिन हमारा रास्ता एक नया रास्ता बनना चाहिए। इस तरह से गंगा का स्वरूप ही बदलने का काम वहां पर हो रहा है। आपने देखा कि इतना ही नहीं, वहां पर गंगा घाट में जो मनकणिका घाट है, वहां तो जहां पर ये डाला जा रहा है, पाटा जा रहा है, वो तो मनकणिका घाट है। मनकणिका घाट वो घाट है जहां पर हजारों वर्षों से जो लोग मृत्यु पा जाते हैं और वहां पर उनका अंतिम संस्कार होता है मणिकणिका घाट में, और उस घाट को ही खत्म करने का कार्यक्रम शुरू हो गया। जो मोक्ष जहां से मिलता है लोगों को, उसको ही खत्म किया जा रहा है। अब उस घाट को ही समाप्त किया जा रहा है जहां पर अंत्योष्टि होती है, अब उसी को बाधित करने का काम किया जा रहा है। कॉरिडोर के नाम पे एक दो नहीं, सैकड़ों दुकानें तोड़ दी गई, सैकड़ों दुकानें को विस्तारीकरण और सुंदरीकरण के नाम पे जो गरीब आदमी, जो छोटे मझोले थोड़ा काम करते थे, जो लोग आते थे पूजा पाठ के लिए, उनके लिए छोटी छोटी दुकानें खोल रखी थी, उन्होंने एक दो नहीं सैकड़ों दुकानों को तोड़ने का काम किया, और कितने लोगों की तो वहां मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक तक हो गया, और उससे मृत्यु हो गई इन छोटे लोगों की जो वहां पर काम करते थे। लेकिन इसको इनकी चिंता नहीं, इनको तो सौंदर्यीकरण के नाम पे एक कॉरिडोर बनाना है। और कॉरिडोर क्या चीज है? कॉरिडोर तो इन्होंने जो बनाने की योजना बनाई है, मकान तोड़ते हुए, मंदिरों को तोड़ते हुए, और मणिकणिका घाट में ले जा करके और गंगा जी को चौड़ा करके वहां पर ले जाने के लिए एक कॉरिडोर बना रहे हैं, और कितने हजारों करोड़ रुपया उसमें खर्च हो रहे हैं। वहां पर मॉल्स की तरह दुकानें बन रही, जैसे मॉल लोग दर्शन करने आएंगे कि वहां पर दुकानों में, मॉल में जाएंगे। उस कॉरिडोर में एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में शौचालय बन रहे हैं, क्योंकि वहां पर सुविधा प्रदान करनी है उन लोगों को जो दुकानदारी करने आएंगे। और जो वहां पर अलग अलग स्थान बनाए जा रहे हैं
कि यहाँ पर पुलिस का बैरिकेड बैठेगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ वो होगा, उस तरीके से उस पूरे क्षेत्र को एक छावनी की तरह, जिससे कि जब कोई वीवीआईपी आए तो वो उस छावनी के क्षेत्र से आकर के और वहां से दर्शन करके और लौट जाए। वहां पर उसमें जो दुकानें बन रही हैं, उसमें उसका टेंडर जो हुआ है, ग्लोबल टेंडर हुआ है, जिसके 400 करोड़ के ऊपर जिसके पास टेंडर में शक्ति होगी वो तो उसमें खाली टेंडर भर सकता है। तो ये किसके लिए टेंडर निकाला जा रहा है? ये उन्हीं उद्योगपतियों के लिए निकाला जा रहा है जो चुनिंदा 1-2 उद्योगपति हैं, जिनको कि पूरा देश बेचने का काम हो रहा है। हर चीज जिनके हाथ में बेची जा रही है, चाहे वो रिजर्व बैंक, अब रिजर्व बैंक ही बचेगी और कोई बैंक नहीं बचेगी। बैंकों को भी बेच दिया, LIC को बेच दिया, इंश्योरेंस कंपनी को बेच रहे हैं, सार्वजनिक जितने उपक्रम हैं उन सबको उनको बेचने का काम कर रहे हैं, बिजली घर बेचने का काम कर रहे हैं, तेल कंपनी बेचने का काम कर रहे हैं उनको। अब तो उन्होंने रेलवे भी बेचने का काम कर दिया कि रेल भी उनको बेचने का काम कर दो। और ये सोच क्या इसके पीछे? क्योंकि लोगों की नौकरी भी छीननी है, लोगों की नौकरी लेनी है। तो इन्हीं जगह पर तो नौकरी मिलती थी लोगों को, तो उनको ठेकेदारी में नौकरी मिले। अब कोई नौकरी में जा न सके कोई पढ़ा लिखा, इसके उद्देश्य से इन्होंने करने का काम किया। वाराणसी में आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने यहां पर एक यहां का तो एक एक्ट बना हुआ है, 1983 में एक एक्ट बना था जिसके तहत में उसमें संवैधानिक व्यवस्था की गई है कि कैसे कॉरिडोर का, कैसे काशी विश्वनाथ जी का देखरेख होगी। उसमें एक ट्रस्ट बनाई गई और उस ट्रस्ट में एक अध्यक्ष होता है और कई ट्रस्टी होते हैं। लेकिन इधर क्या हुआ? ना कोई अध्यक्ष है और ना कोई ट्रस्टी है। एक कॉरिडोर की अलग से संस्था बना दी गई और उसको कमिश्नर वाराणसी को उसके हाथों में सौंप दिया गया। 2 साल से कोई बजट नहीं है भगवान के लिए, विश्वनाथ जी के लिए कोई बजट 2 साल से नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अब तो वहां कोई ट्रस्ट है ही नहीं। जब ट्रस्ट नहीं है, ना अध्यक्ष है, ना कोई ट्रस्टी रह गया है, तो देखरेख कौन कर रहा है? सरकार अपने कमिश्नर के माध्यम से देखरेख कराने का काम कर रही है। आप ये भी सोचिए कि आज इतना ही नहीं, 90 करोड़ रुपया था इस ट्रस्ट के पास, 90 करोड़ रुपया इस ट्रस्ट के पास था अपना काशी विश्वनाथ मंदिर को देखरेख करने के लिए। और वो 90 करोड़ रुपया कहां निकल गया? कहां गया? किसके माध्यम से गया? किस जगह खर्च कर दिया गया? ये किसी को नहीं पता। वो 90 करोड़ में 5-6 करोड़ से बचे हैं और वो भी 1 महीने भर में वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ये इस तरह से काशी विश्वनाथ का जो आज ये देखने को मिला कि जिस तरीके से यहाँ की कार्यक्रम चल रहे हैं, इसको देख करके बहुत अफसोस हुआ। और ये भी अफसोस है कि ये सरकार वोट मांग करके आई धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर ब्राह्मणों से वोट मांगा, वरना ब्राह्मण इनके साथ में कहां खड़ा होने वाला था। वो तो समझा कि इनका ये चेहरा जो दिखा रहे हैं ये असली चेहरा है। याद करिए, एक तरफ ये लोग हैं